नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 11th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। हमने चौथा चैप्टर गति के नियम को स्टार्ट कर लिया था, जिसमें हमने अरस्तु की भ्रामकता और जड़त्व से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लास्ट वीडियो में प्राप्त कर ली थी। आज के इस वीडियो में गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब आज के इस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गति के नियम। चैप्टर का नाम भी यही है, लॉ ऑफ मोशन। गति के नियम सर आइजक न्यूटन के द्वारा दिए गए। तो देखिए, गति के नियम सर आइजक न्यूटन के द्वारा दिए गए, महान वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन। इन्होंने 3 नियम दिए। कितने नियम दिए? 3 नियम। और गति का जो पहला नियम है, प्रथम नियम है, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। पहले नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम। तो ये जो पहला नियम है, इसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम, जो कि आज की इस वीडियो में समझेंगे, देखेंगे। दूसरा जो नियम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तीसरा नियम, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो तृतीय नियम है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे, इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी इसको कहा जाता है। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गति का पहला नियम, प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए, ये जो नियम है ये बल की परिभाषा को देता है। इस नियम से हमें बल की परिभाषा मिलेगी। देखिए, नियम क्या है कि यदि बाह्य बल नहीं लग रहा तो वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब वस्तु की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है तो वस्तु के द्वारा उस अवस्था में परिवर्तन का विरोध होता है। उस वस्तु की अवस्था में क्या होगा? परिवर्तन। तो उस परिवर्तन का विरोध करेगा। तो अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने वाला जो कारक है, उसी को ही हम बल से परिभाषित करेंगे। चलिए, नियम में आपके सामने रख देता हूं। एक बार इन सब को यहां से मैं हटा देता हूं। देखिए क्या है, इसको हम 2-3 तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात स्थिर वस्तु स्थिर रहती है, गतिशील वस्तु गतिशील रहती है। जिस दिशा में गति कर रही है उसी दिशा में गति करती है। चलिए, मैं इस रूप को आपके सामने रख देता हूं। क्या है? बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल की अनुपस्थिति में बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। वस्तु की अवस्था में परिवर्तन, वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। यहां पर अवस्था का मतलब समझ लीजिए कि अवस्था का यहां पर क्या अभिप्राय है। तो यहां पर अवस्था का मतलब है स्थिर अवस्था।
यहां पर भौतिक अवस्था की बात नहीं चल रही है, स्थिर अवस्था, गतिशील अवस्था, गतिशील अवस्था, या हम एक और दिशा की अवस्था, दिशा की अवस्था। तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इनमें कोई बदलाव नहीं आता। ठीक है, कब नहीं आएगा? जब बाह्य बल नहीं लगेगा, जब बाह्य बल कार्य नहीं करता है, तो उस स्थिति के अंदर वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहती है। अर्थात वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था के अंदर रहेगी। इसका मतलब क्या है? अर्थात वस्तु जिस अवस्था में है, वस्तु जिस अवस्था में है, अवस्था में है उसी अवस्था में रहती है, उसी अवस्था में रहती है, उसी अवस्था के अंदर रहेगी। ओके, अब गति के पहले नियम को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि जब वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है या वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास होता है, तो वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध होता है। या हम ये कह सकते हैं कि जब वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का क्या करेगी? विरोध करेगी। ओके, क्या है? देखिए, जब वस्तु पर बल लगाया जाता है, बल लगाया जाता है, तो वस्तु अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु क्या करेगी? अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। ओके, अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात उसमें जड़त्व का गुण पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? वस्तु में जड़त्व का गुण पाया जाता है, जड़त्व का गुण पाया जाता है। जड़त्व का गुण है वो वस्तु के अंदर मौजूद रहता है। ओके, देखिए, इसी वजह से इस नियम को हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व क्या है? जड़त्व पदार्थ का वह गुण है जो उसके अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। इसकी वैल्यू द्रव्यमान पर निर्भर करती है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था, समझ लिया था। तो यह है हमारा पहला नियम। इस नियम को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे: स्थिर अवस्था का जड़त्व, गतिशील अवस्था का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। समझे, एक एक करके मैं तीनों पार्ट आपको बताने वाला हूं। इसके कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। पहला जो भाग है वो है स्थिर अवस्था का जड़त्व। स्थिर अवस्था का जड़त्व। बी पार्ट है गतिशील अवस्था का जड़त्व, गतिशील अवस्था का जड़त्व, गतिशील अवस्था का जड़त्व। और तीसरा जो भाग है वो है दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। एक एक करके तीनों पार्ट को हम समझेंगे और इनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। पहले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए, पहला जो अपना भाग है वो है स्थिर अवस्था का जड़त्व। स्थिर अवस्था का जड़त्व, अवस्था का जड़त्व। इसका मतलब क्या है?
कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में स्थिर वस्तु स्थिर रहना चाहती है। जब तक स्थिर वस्तु स्थिर रहना चाहेगी जब तक कि उसके ऊपर बाहर से कोई बल काम ना करे। बाहर से बल काम करेगा तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, अवस्था में परिवर्तन का भी विरोध होगा, अवस्था में परिवर्तन का भी क्या होगा, विरोध होता है। इसका मतलब हो गया है कि स्थिर वस्तु सदैव स्थिर रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल काम ना करे। स्थिर वस्तु सदैव स्थिर रहना चाहती है, सदैव स्थिर रहना चाहती है, सदैव स्थिर रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, जब तक उस पर बाह्य बल काम ना करे, बाह्य बल कार्य ना करें। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर हम देखेंगे। देखिए जो स्थिर वस्तु है वो स्थिर रहना चाहती है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रख देता हूं। हमारे नोट्स में भी आपको ये एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, इनको थोड़ा बेटर तरीके से यहां पर हम समझ लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखें, घोड़े के अचानक चलने पर घुड़सवार का पीछे की ओर लुढ़कना। घोड़े के अचानक चलने पर, अचानक चलने पर, अचानक चलने पर घुड़सवार का पीछे की ओर गिरना, पीछे की ओर गिरना। समझें, इसको देखें कि हमारे पास में एक इस तरीके से ये जैसे घोड़ा है, ये हमारे पास में घोड़ा है विद्यार्थियों। अब इसके ऊपर कोई व्यक्ति बैठा है, देखो डायग्राम सही नहीं बना है वो अलग बात है। अब इस पर कोई घुड़सवार बैठा है, ये अचानक तेजी से दौड़ेगा तो जो घुड़सवार है वो पीछे की ओर गिर जाएगा। पीछे की ओर क्यों गिरेगा? क्योंकि पहले घोड़ा भी स्थिर था, घुड़सवार भी स्थिर था, और इस कार घुड़सवार स्थिर था, स्थिर रहना चाह रहा है। घोड़ा आगे निकल गया कोई दिक्कत नहीं है, बट ये स्थिर था, स्थिर रहना चाह रहा है, इस कारण से पीछे की ओर गिर जाएगा। डायग्राम बहुत गंदा बना है, इस कारण से इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए हमने मिटा भी दिया है। अब देखें और एग्जाम्पल देखते हैं। झाड़ी को यदि हम हिलाएं तो उससे बेर गिर जाते हैं। झाड़ी को हिलाने पर बेरों का गिरना, समझो, झाड़ी को हिलाने पर बेर का गिरना, बेर का गिरना। या आपके पास में कोई भी फलदार पेड़ है, पौधा है, तो उसको जैसे ही हिलाएंगे तो उसमें जो फल हैं वो नीचे गिर जाते हैं। समझेंगे आप, जैसे ये पेड़ है और इसकी टहनी से इस तरीके से कोई फल लगा हुआ है। अब ये स्थिर है, इसको हिलाएंगे लेकिन फल स्थिर था, स्थिर रहना चाहता है। झाड़ी का जो हिस्सा है वो आगे पीछे चला जाएगा, फल वहीं का वहीं रहेगा। इस कारण से वो उस झाड़ी से अलग हो जाता है, नीचे गिर जाता है। तो जो फल है वो स्थिर था, स्थिर रहना चाहता है। झाड़ी को हिला देंगे, पेड़ को हिला देंगे तो पेड़ आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन फल वहीं का वहीं रहना चाहता है, इस कारण से उससे अलग होकर गिर जाएगा। ओके, फिर देखिए गोली दागने पर कांच का टूटना। गोली दागने पर, बंदूक से गोली दागी जा रही है, कांच में छेद होना, कांच में छेद होना। देखिए विद्यार्थियों, यदि आपके पास में ये कोई कांच का टुकड़ा है और इस कांच के टुकड़े पर बंदूक से गोली दागी जाती है तो जितनी गोली का छिद्र होता है, गोली जितने एक आकार की होती उतना छिद्र बन पाएगा और बाकी का जो कांच है वो सही सलामत मौजूद रहेगा।
गोली के आकार जितना ही छिद्र होगा बाकी की गोली इसके आर पार निकल जाएगी, बाकी का जो कांच है जैसा था वैसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि पूरा कांच स्थिर था, स्थिर ही रहेगा। जिस सिद्ध में कांच आएगा, गोली की सिद्ध में आ गया, उतना पार्ट तो वहां से टूट जाएगा, बाकी का जो कांच है वो पूरा का पूरा स्थिर था, स्थिर ही बना रहेगा। ओके, तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है? गति के पहले नियम पर आधारित है। ये स्थिर अवस्था के जड़त्व को बताता है, हमें समझाता है। अगला एग्जाम्पल देखें। गत्ते को अचानक खींचने पर, गत्ते को अचानक खींचने पर, अचानक खींचने पर सिक्के का गिलास में गिरना, सिक्के का गिलास में गिरना, इसको भी समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा है। हमारे पास में इस तरीके से एक गिलास है, इस पर हमने रखा एक गत्ता। क्या रख दिया हमने? एक गत्ता रख दिया। इस गत्ते के ऊपर हमने रखा है सिक्का। इस गत्ते के ऊपर हमने क्या रख दिया? एक सिक्का। अब इस गत्ते को तेजी से यहां से हटा देते हैं। इस गत्ते को क्या कर देते हैं? तेजी से हटाएंगे। सिक्का स्थिर था, स्थिर ही रहना चाह रहा है, इस कारण से ये जो सिक्का है वो इस गिलास में यहां पर गिर जाएगा। सिक्का कहां गिरेगा? गिलास में गिर जाएगा, नीचे की ओर गिर जाएगा। क्यों गिरेगा? स्थिर था, स्थिर ही रहना चाहता है। ओके, और एग्जाम्पल देखें। कंबल को डंडे मारने पर मिट्टी के कणों का बाहर निकलना। देखिए, कंबल कई दिनों से पड़ी है, या जैसे सर्दियों के दिनों में हम कंबल को बाहर निकालते हैं तो उसको डंडा मारते हैं। डंडा मारेंगे तो उसमें धूल मिट्टी की जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें से बाहर निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि जैसे ये कंबल है उसमें मिट्टी के पार्टिकल्स घुसे पड़े हैं। जैसे ही डंडा पड़ेगा कंबल आगे चले जाएगी, मिट्टी के पार्टिकल्स स्थिर थे, स्थिर रहेंगे, वो उससे अलग हो जाएंगे। उससे क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। तो डंडा मारने पर डंडा मारने पर कंबल से मिट्टी के कणों का बाहर निकलना, कंबल से मिट्टी के कणों का बाहर निकलना, बाहर निकलना। ओके, अब मैं और एग्जांपल, जैसे कपड़ा धोने के पश्चात यदि हमने कोई कपड़े लत्ते धोए हैं तो उसको धोने के पश्चात सुखाने से पहले उसको थोड़ा सा फटकारते हैं। ऐसा करने से क्या होता है? उसमें मौजूद जो पानी की बूंदे हैं वो जहां थी वहीं रहना चाहती है, कपड़ा आगे निकल जाता है, पानी की बूंदे वहीं रह जाती है, इस कारण से वो उससे अलग हो जाती है। तो कपड़ा आगे निकल गया, पानी की बूंदे वहीं रह गई, इस वजह से उस जैसे ही फटकारते हैं पानी की बूंदे उसमें से अलग हो जाती है। तो जो स्थिर थे पार्टिकल्स वो स्थिर रहना चाहते हैं, गतिशील वाला अलग हो गया, स्थिर वाला अलग हो गया, इस कारण से वो सेपरेट हो जाते हैं। तो ये तो था स्थिर अवस्था के जड़त्व के कुछ एग्जांपल्स। हमारे नोट्स में आपको और भी एग्जांपल्स मिल जाएंगे, आप उन्हें देखिए, जाइए उनका अध्ययन कीजिए। अब हम इसके सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। गतिशील अवस्था का जड़त्व है। सेकंड पार्ट क्या है? गतिशील अवस्था का जड़त्व है। गतिशील अवस्था का जड़त्व है। गतिशील अवस्था का जड़त्व है, इसका मतलब है कि गतिशील वस्तु गतिशील रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। इसका मतलब समझ लीजिए कि गतिशील वस्तु सदैव गतिशील रहना चाहती है जब तक कि उस पर बाहर से बल काम ना करे। देखिए, गतिशील वस्तु, गतिशील वस्तु
सदैव सदैव गतिमान रहना चाहती है, सदैव गतिमान रहना चाहती है, रहना चाहती है, जब तक कि उस पर, जब तक कि उस पर बाह्य बल कार्य ना करे, बाह्य बल कार्य ना करे। मतलब जिस गति से वो गति कर रही है उसी चाल से हमेशा गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। बाहर से बल लगेगा तो उसके वेग में, चाल में परिवर्तन अवश्य होगा। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके भी। देखिए, गतिशील बस के अचानक ब्रेक लगा दिए जाएं। अपने पास में कोई बस है और चलती हुई बस के अचानक ब्रेक लगा दें तो उसमें बैठी जो सवारी है, यात्री हैं, वो आगे की ओर झुकते हैं, आगे की ओर गिरते हैं। देखिए क्या है एग्जाम्पल। चलती बस के अचानक ब्रेक लगाने पर, चलती बस के अचानक ब्रेक लगाने पर, अचानक ब्रेक लगाने पर सवारी का आगे की ओर गिरना, सवारी का आगे की ओर गिरना, आगे की ओर गिरना। उसके पीछे रीजन समझ लीजिए कि बस गति कर रही है, बस में बैठी सारी की सारी जो सवारियां हैं, यात्री हैं, वो बस के साथ में गतिशील थे। बस के अचानक आपने ब्रेक लगा दिए, बस तो रुक जाती है बट उसमें गतिशील जो यात्री थे वो नहीं रुक पाते, उनके आगे की ओर धक्का लगता है, वो आगे की सीट पर जाकर टकराते हैं। तो गतिशील थे, गतिशील रहना चाहते हैं। तो यह है गतिशील अवस्था का जड़त्व है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं कि फाइटर जेट से बम गिराने पर, फाइटर जेट है और फाइटर जेट से हम क्या गिरा रहे हैं, बम गिराने पर, गिराने पर उसका आगे की ओर गिरना, उसका आगे की ओर गिरना, ऐसा क्यों होता है? रीजन समझें आप, रीजन समझ लीजिए। ये हमारे पास में इस तरीके से एक फाइटर जेट है, इस तरीके से फाइटर जेट है, ओके। इस तरीके से फाइटर जेट है, यहां बैठकर उड़ा है, जो पायलट है वो उड़ा रहा है। अब यहां इस स्थिति में जैसे मान लीजिए कि आपको यहां वाला टारगेट नष्ट करना है, इसको उड़ाना है, तो इसको उड़ाने के लिए अपना दिमाग यह कहता है कि फाइटर जेट को इसके सीधे में लाइए। यहां पर जब फाइटर जेट आ जाता है तो उसके ऊपर आप बम गिरा दीजिए, तो बम सीधा नीचे आकर इसके ऊपर गिर जाएगा। दिमाग तो यही कहता है बम को यहां से छोड़ दोगे तो ये यहां पर आकर गिर जाएगा, बट विद्यार्थियों ऐसा नहीं होता। फाइटर जेट गति कर रहा है, इसमें मौजूद यहां पर क्या लगी हुई है, बम लगे हुए हैं, यहां पर बम लगे हुए हैं, तो ये बम भी इसके साथ में गति कर रहे हैं, बम भी इसके साथ में क्या कर रहे हैं भाई, गति कर रहे हैं। तो क्या है कि इनको जैसे ही छोड़ेंगे, यहां से ही इस टारगेट को नष्ट करने के लिए आपको बम यहां से ही गिराना पड़ेगा। यहां से गिराएंगे तो ये सीधे नहीं गिरेंगे, ये गति कर रहे थे और गति करते रहेंगे, ये इस तरीके से एक क्षैतिज पथ पर गति करते हुए टारगेट तक पहुंचेंगे। तो पहले छोड़ना पड़ेगा,
इसको आपको थोड़ा समझना होगा और इसमें बहुत तगड़ी फिजिक्स लगती है। इतना आसान नहीं है कि दुश्मन के टारगेट को नष्ट करने के लिए उसके ठीक ऊपर जाकर बम गिराना, वहां नहीं गिरेगा। ऊपर जाकर बम तो आप ड्रोन से गिरा सकते हैं, हेलीकॉप्टर से गिरा सकते हैं, लेकिन फाइटर जेट से नहीं गिरा सकते। फाइटर जेट से आप बम गिरा रहे हैं तो आपको उस टारगेट को हिट करने के लिए, बम गिराने के लिए उससे पहले गिराना पड़ेगा, ताकि वो परवलयाकार पथ पर गति करता हुआ, प्रक्षेप्य के रूप में गति करता हुआ इस टारगेट पर आकर गिरे। ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आकर यहां पर आकर टकराएगा। तो ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये फाइटर प्लेन के साथ में गति कर रहा था, गतिशील ही रहना चाहता है, इस कारण से आगे आकर गिरता है, इस टारगेट को हिट करेगा। तो ये तो था गतिशील अवस्था का जड़त्व है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इस नियम के अंतिम पार्ट की ओर बढ़ते हैं, दिशा का जड़त्व है। सी पार्ट, दिशा का जड़त्व है। दिशा का जड़त्व, इसका मतलब है वस्तु जिस दिशा में गति कर रही है उसी दिशा में ही गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल काम ना करे। वस्तु जिस दिशा में, वस्तु जिस दिशा में, वस्तु जिस दिशा में गति कर रही है, सदैव उसी दिशा में, उसी दिशा में गति करती रहेगी, उसी दिशा में गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, कोई बाह्य बल कार्य ना करे, बाहर से कोई बल नहीं लगता, तब तक वस्तु गति करती रहेगी। ओके, अब इसके भी कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं जिससे हम इसको थोड़ा सा बेटर तरीके से समझ पाए। देखिए, आपके पास में कोई वाहन है और वाहन को अचानक मोड़ने पर उसका पलट जाना, वाहन को जब अचानक से मोड़ा जाता है तो वो पलट जाता है, क्योंकि वो जिस दिशा में गति कर रहा था उसी दिशा में ही गति करता रहता है। उसको अचानक मोड़ोगे तो वो मुड़ेगा नहीं, वो उसी दिशा में पलटी खा जाएगा, फिसल जाएगा। ओके, वाहन को अचानक मोड़ने पर उसका पलट जाना, वाहन को अचानक मोड़ने पर, अचानक मोड़ने पर पलट जाना, पलट जाना। क्यों? क्योंकि वो जिस दिशा में गति कर रहा था उसी दिशा में ही गति करना चाहता है। बट यदि आप उसको फिर भी मोड़ना चाह रहे हैं लेकिन वो मुड़ेगा नहीं, वो पलटी खा जाएगा, फिसल जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल देखें, वर्ताकार गति में, वर्ताकार गति में मैं इसको थोड़ा डायग्राम के जरिए समझा देता हूं कि हमारे पास में कोई कण है, पार्टिकल है, जो कि एक सर्कुलर पाथ पर गति कर रहा है। तो उसके वेग की जो डायरेक्शन है वो ये होगी। जैसे मान लीजिए इस पार्टिकल को हम रस्सी से बांधकर, ये हमारे पास में क्या है, एक रस्सी है, और इस रस्सी से बांधकर इस तरीके से घुमा रहे हैं। इसको जैसे ही छोड़ देंगे वो इसकी स्पर्श रेखीय दिशा में गति करेगा। यहां वाली स्थिति के अंदर इस पिंड को आपने छोड़ दिया तो ये इस डायरेक्शन में गति करेगा। यहां पर आपने छोड़ा तो वो इधर गति करेगा, यहां पर आपने छोड़ा तो इसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश वो गति करता है। ये आपको समझ आ जाना चाहिए। अर्थात वो जिस दिशा में गति करता उसी दिशा में ही गति करता रहेगा। दिमाग ये कहता है किसी कण को छोड़ दे तो वो इसी सर्कुलर पाथ पर गति करना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता।
उसके वेग की जो डायरेक्शन है वो इसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है, इस डायरेक्शन में होती है। तो गति कर यदि आपने उसको धागे को छोड़ दिया जिससे आप उसको घुमा रहे थे, तो वो उसी दिशा में ही इसकी स्पर्श रेखी दिशा में गति करेगा, अर्थात जिस दिशा में वो गति करता है उसी दिशा में ही गति करता रहेगा। ओके, तो ये तो था दिशा का जड़त्व और आज का हमारा गति का पहला नियम। मुझे उम्मीद है आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम गति का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ लेकर लौटेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।